तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल कुमार चौधरी एक बार फिर से अपने YouTube चैनल माइंड ग्रोथ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों आज हम आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लेकर आए हैं और एक ट्रिक का इस्तेमाल करके आप कितनी भी बड़ी सेंटेंस हो उसको इजीली ट्रांसलेट कर पाएंगे। बच्चों समस्या उस समय होती है जब हमारी सेंटेंस बहुत बड़ी होती है तो हम कंफ्यूज पड़ जाते हैं कि हमें उस सेंटेंस के कौन से भाग को कब ट्रांसलेट करनी है या उस सेंटेंस के कौन से भाग को कहाँ रखनी है। तो बच्चों ये जो समस्या है वो आज आपकी दूर होने वाली है। तो बच्चों मैं आपका फिर से एक बार अपने चैनल में स्वागत करता हूँ और अगर आप हमारे न्यू व्यूअर तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बगल वाली बेल वाली घंटा उसे बजाना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करें तो आपको वो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। तो बच्चों चलिए उस ट्रिक के बारे में समझते हैं कि वो ट्रिक्स क्या है और वो ट्रिक्स कैसे काम करता है। तो बच्चों ये आपके सामने ट्रिक्स है और एक ट्रिक्स से लिखा हुआ है, ठीक है। और इस ट्रिक्स में हम केवल प्रश्न पूछकर जो सेंटेंस है चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, वो 10 लाइन की हो, हम उसको इजीली ट्रांसलेट करने में सक्षम आज के बाद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ ऐसे हमारे ट्रिक्स है। यहाँ पे वो लिखा हुआ कौन, फिर टेंस या मोडाल लिखा हुआ वर्ब, क्रिया क्या, किसे या कैसे, क्यों, कहाँ, कब, कब से। तो इस चीज को हमें समझने का प्रयास करना है। तो समझने से पहले हम वाक्य को समझ लेते हैं कि कौन से वाक्य को हमें ट्रांसलेट करना है। तो वाक्य हमारा क्या करना है कि एक बूढ़ा आदमी पिछले 7 सालों से कुशीनगर के भैंसही बाजार में एक छोटे से कमरे के अंदर अपनी जीविका चलाने के लिए बिना किसी पब्लिसिटी के आसपास के लोगों को अंग्रेजी सिखा रहा है। तो इस बड़े सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करने वाले और इस सेंटेंस केवल एक है, ठीक है, आपके सामने बिल्कुल दिख रहा है। तो बच्चों इसके बाद हम ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो ट्रिक्स देखिए यहाँ पे मैंने अभी जस्ट कहा कि हमें प्रश्न को पूछना है इनका इस्तेमाल करके और जो हमें आंसर मिलेगा उसी को हमें ट्रांसलेट करते जाना है, ठीक है। तो उसके पहले मैंने आपको बार बार कहा कि किसी भी वाक्य को अगर हम ट्रांसलेट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट सब्जेक्ट को, फिर हेल्पिंग वर्ब को, इसके बाद करते हैं हम लोग मेन वर्ब को, ठीक है ना, मेन वर्ब को, और इसके बाद क्या करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट पार्ट को, ऑब्जेक्टिव पार्ट को, ठीक है। तो हमें यही चीज करना है। यहाँ पे सब्जेक्ट आपको मालूम होगा कि अगर हमें निकालना तो क्या करते हैं हम लोग कौन लगा के प्रश्न पूछते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमें बताऊंगा कि आपको कैसे निकालना है। मेन वर्ब तो आप बिल्कुल निकाल सकते हो, जो एक्टिविटी होता है वो हमारी मेन वर्ब होती है, जैसे लिखना, पढ़ना, रोना, हंसना, ये हमारी क्रिया होती है। और ऑब्जेक्टिव पार्ट तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं क्या और किसे से। तो ये सारी चीज वही चीजें हैं, यानी कि हमें बस प्रश्न को पूछना है ताकि आप कंफ्यूज ना पड़ो। हमें प्रश्न को पूछना है और प्रश्न पूछकर हम इजीली क्या कर सकते हैं, वाक्य को ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे जरूरी होता है कि ये चीजें आप यहाँ पे देख लो कि अंग्रेजी सिखा रहा है। आपको बस इस थोड़ी सी सेंटेंस के भाग को दिमाग में रखना है और इसी के हिसाब से हमें प्रश्न को पूछना है। जैसे अंग्रेजी कौन सिखा रहा है, तो जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, है कि नहीं है। यहां से हम फाइंड करेंगे कि जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, मोडाल वाला या वो या टेंस वाला। तो चलिए पहले हम स्टार्ट से बारी बारी स्टार्ट करते हैं और बारी बारी इनका इस्तेमाल कैसे करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न पूछेंगे ये, यहाँ पे आपको दिमाग रखना है, कह रहा है कि अंग्रेजी सिखा रहे हैं। तो अंग्रेजी कौन सिखा रहा है, तो एक बूढ़ा आदमी, पहला तरीका। या जो जिसके द्वारा काम किया जाता है वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे वो बूढ़ा आदमी वही जो क्या कर रहा है, अंग्रेजी सिखा रहा है, तो ये क्या होगा हमारा सब्जेक्ट। तो इसको जब हम ट्रांसलेट करने के लिए एक बूढ़ा आदमी, तो क्या होगा, एन ओल्ड मैन, है कि नहीं, एन ओल्ड मैन हो गया, क्लियर। अब भाई बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो सेंटेंस हम ट्रांसलेट करने जा रहे हैं वो हमारा टेंस वाला सेंटेंस है या मोडाल्स वाला। तो पहले हम डिफरेंट समझेंगे कि टेंस वाला सेंटेंस क्या होता है, मोडाल्स वाला क्या होता है। तो टेंस वाले वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कर्ता के द्वारा कोई काम किया जाता है, ठीक है। और मोडाल्स वाले वो होते हैं जिसमें निश्चितता या परमिशन, लेना देना, एबिलिटी, संभावना, ठीक है, आदि का अगर भाव प्रकट हो रहा तो वो क्या होता है, हमारा मोडाल्स में होता है। जैसे हमारा कैन का इस्तेमाल, कोड का, मे का, माइट का, शुड, आर्ट टू, यूज टू, ऐसे बहुत सारे। और ये जो हमारे हैं मोडाल्स वाले वो एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि बूढ़ा आदमी सिखा रहा, पढ़ा रहा, तो एक्टिविटी हो रही है, इसलिए मोडाल्स वाले सेंटेंस नहीं है, क्या वो टेंस वाले सेंटेंस। क्लियर हो गया। अब टेंस वाले सेंटेंस में थोड़े से हम प्रयास करेंगे कि ये कौन सी टेंस है ताकि जो हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी हो तो वो आसान हो जाए। तो आपने यहाँ देखा कि
लास्ट में क्या है, रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसको देखकर लग रहा है। लेकिन समय न हो तो, अगर समय होता है तो क्या होता है, अगर टाइम पीरियड होता है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है। तो यहाँ पे हम देखा कि पिछले 7 सालों से अंग्रेजी सिखा रहा है, रहे, ठीक है, और समय भी है, तो क्या होता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम दो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, हैज बीन या हैव बीन। करता एक वचन तो हैज बीन, करता बहुवचन तो हैव बीन। तो हमने क्या देखा बच्चों, करता एक है तो क्या लगाएंगे यहाँ पे हैज बीन। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल आप बात समझ लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे वर्ब, यानी कि क्रिया पहचानना बिल्कुल आसान होता है। कैसे? मतलब कोई भी शब्द को, किसी भी शब्द को अगर हम देखकर ऐसा हमें अनुभव हो रहा है, हमें लग रहा है कि इससे एक्टिविटी हो रही है, जैसे सिखाना, पढ़ाना, हंसना, रोना, तो सिखा रहा है, क्या है, एक एक्टिविटी वाले शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्रिया। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, अगर आपने टेंस पढ़ा होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, आईएनजी फॉर्म का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा हमारा टीचिंग। क्लियर? ठीक है। अब हमने ये भी कर दिया, हमने ये भी कर दिया, हमने ये भी कर दिया, हमने ये भी कर दिया। अब करेंगे क्या वाले, तो इसी का इस्तेमाल करके हमें क्या लगा के प्रश्न पूछना है। जैसे लिखेंगे कि क्या सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है, मैंने प्रश्न क्या पूछा, क्या सिखा रहा है, तो अंग्रेजी। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम इंग्लिश का ट्रांसलेट करेंगे। यानी कि हमें बस प्रश्न को पूछते जाना है और ट्रांसलेट करते जानी है। हमने ये ट्रांसलेट कर लिया। अब किसे पढ़ा रहा है या किसे सिखा रहा है, किसे सिखा रहा है, तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये आसपास के लोगों को, अपने आसपास के, यहां कर लेंगे बिना किसी पब्लिसिटी के, अपने कर लो, अपने आसपास के लोगों को। तो किसे पढ़ा रहा है, तो अपने आसपास के लोगों को। तो ये अपने आसपास के लोगों को हमें एक ही में ट्रांसलेट करना है। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, टू द पीपुल, ठीक है, टू द पीपुल ऑफ नियर बाई प्लेसेस, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, टू द पीपुल ऑफ नियर बाई प्लेसेस, यानी कि आसपास के लोगों को, ठीक है। कैसे पढ़ा रहा है, ठीक है। तो कैसे का मतलब क्या मिलेगा कि बिना किसी पब्लिसिटी के, तो जब हम इससे ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, विदाउट एनी पब्लिसिटी, है कि नहीं है, आसान हो गया। अब क्या बोलता है, क्यों पढ़ा रहा है, तो क्यों मतलब रीजन पूछ रहा है, तो अपनी आजीविका को चलाने के लिए, है ना। तो क्यों सिखा रहा है, उसका एक ही रीजन है ना कि अपनी आजीविका को चलाने के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चलाने के लिए, यहाँ बिल्कुल ध्यान के लिए, इसलिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। और मेरी बात समझेंगे कि फॉर हमारा क्या होता है, एक प्रीपोजिशन है, और इसके बाद जब हम क्रिया का इस्तेमाल करने जाएंगे तो हमेशा आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में होता है। यहाँ को दिमाग में क्या रखना है कि ऑब्जेक्टिव पार्ट में जब भी हम किसी क्रिया का इस्तेमाल करेंगे तो वो दो फॉर्मेट में हो सकती है, या तो इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, जेरेंट, लेकिन यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल है, इसीलिए हमेशा क्या होगी, हमारी आईएनजी फॉर्म में होगी, ठीक है। तो फॉर हम चलाने के लिए रनिंग का इस्तेमाल करेंगे, और रनिंग, क्या रनिंग, अपनी आजीविका, हिज लिवलीहुड, ठीक है, अपनी आजीविका को चलाने के लिए। क्लियर हो गया। कहाँ सिखा रहा है, तो कुशीनगर के भैंसही बाजार में एक छोटे से कमरे के अंदर, ये बड़ा है, यहाँ पे 3 जगह की बात हो रही है, एक छोटे से कमरे के अंदर, और भैंसही बाजार और कुशीनगर। तो करेंगे छोटे से कमरे के अंदर, यहां तो दे चुका है, लेकिन भैंसही बाजार में, कुशीनगर के भैंसही बाजार में एक कमरे के, एक छोटे से कमरे के अंदर, तो इसका तो हमारे पास हो चुका। लेकिन आपको दिमाग में क्या रखना है कि जब 2 जगह का बात हुआ हो, जैसे कि यहाँ हुआ भैंसही और कुशीनगर, तो पहले हम छोटी जगह को ट्रांसलेट करेंगे, उससे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, ठीक है। इसका तो ऑलरेडी दिया हुआ, लेकिन जो भैंसही से पहले जो छोटा जगह होता है उसके पहले हम एट का इस्तेमाल करते हैं, और जो उससे बड़ी जगह होती है उसके लिए हम इन का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम उल्टा करेंगे ट्रांसलेट। पहले एक छोटे से कमरे के अंदर, तो इनसाइड
ऑफ स्मॉल रूम, ठीक है। कहा? भैंसे ही बाजार में, तो एज भैंसे ही बाजार, ठीक है। आप कह रहे कुशीनगर में, तो इन कुशीनगर, है कि नहीं है? क्या होगा हमारा कुशीनगर? तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि जो छोटी जगह पहले ट्रांसफर करेंगे, बड़ी को पहले, उसके बड़ी को उससे पहले, ठीक है ना। करेक्ट कब, ठीक है। अब कब पढ़ा रहा है या कब सिखा रहा है, तो इसका जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि इसमें कोई निश्चित टाइम नहीं दिया कि 8 बजे से पढ़ा रहे हैं या 9 बजे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये टाइम पे, मेरी बात आप समझोगे कि दो चीजें होती है, एक समय और एक समय अवधि। ये समय अवधि है 7 सालों से समय अवधि है, जो उस समय से पढ़ा रहे हैं, और कितने बजे पढ़ाते हैं ये समय हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि 7 बजे एक बूढ़ा आदमी सुबह 7 बजे पिछले 7 सालों से कुशीनगर के भैंसही बाजार में एक छोटे से कमरे के अंदर अपनी जीविका चलाने के लिए बिना किसी पब्लिसिटी के आसपास के लोगों को अंग्रेजी सिखा रहे हैं, तो 7 बजे से सिखाते हैं, तो वो टाइम था। लेकिन 7 सालों से सिखा रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड है। लेकिन अभी ऐसा होता है 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में, तो वो क्या समय है, ठीक है। ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखोगे तो वहां पे हमारा इसका आंसर नहीं है। अब क्या कब से, अब आ गया समय पीरियड, यही चीज पिछले 7 सालों से आएगा, नहीं है समय पीरियड। तो आप इस चीज को बिल्कुल दिमाग में रखेंगे कि समय क्या होता है और समय अवधि क्या होती है। तो ये क्या हमारा समय अवधि है, तो कह रहे हैं पिछले 7 सालों से, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। थोड़ी सा कुछ चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं। सिंस का इस्तेमाल कब करेंगे, जब समय हमारा निश्चित हो। निश्चित का मतलब क्या हुआ कि 2020 से, क्लियर निश्चित है, 2019 से, सोमवार से, ठीक है, या आप ऐसे बोलो कि फरवरी से, दिसंबर से, तो ये निश्चित है। लेकिन कभी ऐसे आता है कि 7 सालों से, तो ये कंफर्म नहीं है, क्लियर नहीं है, क्योंकि उसमें 7 साल 1 महीने भी हो सकते हैं, 7 साल में कुछ महीने कम होता है, ऐसा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो या कुछ दिनों से, कुछ घंटों से, कुछ महीनों से, कुछ सालों से, या 7 सालों से, 8 सालों से, तो ये क्लियर नहीं है, ये समय हमारा निश्चित नहीं है। इसलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करेंगे, तो लिखेंगे फॉर लास्ट, पिछले 7 ईयर्स। तो बच्चों इतनी आसानी से केवल प्रश्न को पूछते हुए हमने आसानी से इतने बड़े सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया। तो बच्चों अभी ये पहली ट्रिक्स है, दूसरी ट्रिक्स मैं आपके सामने लेके आऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। और जो इसका जो होमवर्क है मैं अपने कमेंट बॉक्स में आपको दूंगा, वहां कमेंट बॉक्स में जाओगे, वहां से सेंटेंस को आप लोगे, ट्रांसलेट करोगे, फिर वही चीज हमें कमेंट करोगे, ताकि मैं भी देखूं आपके अंदर कितनी इंप्रूवमेंट आ रहा है। और कोई भी दिक्कत हो संबंधित तो आप तुरंत हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या हमारा व्हाट्सएप नंबर हमें नोट कर लें 99362423 पे हमें तुरंत मैसेज कर दें कि हाँ हमें ये दिक्कत आ रही है, ताकि जो भी प्रॉब्लम हो हम आपको तुरंत सॉल्व कर सके, ठीक है बच्चों। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको होमवर्क मिलेगी, अभी जब वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके तुरंत बाद आपको होमवर्क मिल जाएगी कमेंट बॉक्स में, वहां जाकर देखेंगे, कॉपी करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, फिर हमें वो देंगे, ताकि मैं भी जान सकूं कि क्या कहाँ मिस्टेक करूँ, कहाँ से करूँ। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितने भी आपके दोस्त यार हैं उनको आप शेयर करें, ताकि उनके पास भी ये ट्रिक्स पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड जय हिंद।